उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज अपनी यादों के उजाले बिखेर रहे हैं सिनेमेटोग्राफर धर्म गुलाटी। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। सुनिए आज इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। हमारे साथ हैं जाने माने सिनेमेटोग्राफर धर्म गुलाटी जी। और धर्म जी, हमारी जो बातें हैं वो यहाँ तक आ गई कि इंडिपेंडेंट तरीके से आपने अब फिल्में करना शुरू कर दिया है और अलग अलग फिल्में अब आपको मिल रही हैं। तो गूंज के बाद कौन सी बड़ी फिल्म आई, वहां पर चलते हैं अभी। गूंज के बाद आई रुदाली जी, कल्पना लाजमी के साथ। ये एक बड़ी आर्ट फिल्म थी। एक सीरियस सिनेमा। उसको लेटर कितने एक्साइटेड थे आप इसको लेकर? 3 नेशनल अवार्ड भी मिले उस फिल्म को जी। तो कैसे रुदाली मिली ये बताइए। एक्चुअली उसके पीछे कहानी ऐसी है कि मेरे ही बैचमेट है संतोष शिवन, फिल्म मेकर और सिनेमेटोग्राफर। हाँ, वो एक्चुअली इस फिल्म को कर रहे थे। तो एक शेड्यूल वो करके आए। उस टाइम उनका बॉम्बे में घर नहीं था, तो आए तो मेरे साथ रहते थे। जब आते थे वापस, कभी बॉम्बे से गुजर गए तो आके 2 दिन 4 दिन रह के जाते थे। तो आए तो मेरे को बताया उन्होंने कि यार ऐसा ऐसा हम फिल्म शूट कर रहे थे, तो कुछ इशू हो गए थे वहाँ पे, तो फिल्म बंद हो गई है, वापस आ गए। ओहो, तो ऐसा कुछ हुआ था, कुछ प्रोडक्शन इशू थे, कुछ था। तो बात खत्म होगी वहाँ पे। कट टू कुछ 6 महीने बाद मुझे फोन आया संतोष का कि इस डेट से इस डेट तक फ्री है। तो मेरा कुछ एक कॉर्पोरेट फिल्म था जो मैं पूना में करने वाला था। तो मैंने उनको बताया नहीं, मेरा थोड़ा कमिटमेंट है, ये 5 दिन का मेरा शूट है यहाँ पे। तो बोले यार ये देखिए मेरा 1 महीने का शूट है यार, मतलब मैं बिजी हूँ यार, तू ये कर ले। दाने दाने पे लिखा है। हाँ, दाने दाने पे लिखा है, बोला था। बिल्कुल जी। तो मैंने उसको बोला अच्छा तू वेट कर। फिर तो मैंने कहा मैं उससे जरा अपना प्रोड्यूसर से पूछता हूँ कि अगर कुछ पोस्टपोन हो सकता है तो मैं बात करता हूँ। तो मैंने फिर अपने वो दोस्त को फ़ोन किया जिसका फिल्म करने जा रहा था। मैंने बोला यार ऐसे ऐसे है, देखिए 1 महीने का फिल्म मिल रहा है, तो तेरा कुछ हो सकता है क्या? हाँ, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं यार, बोले मैं तो जाके बोल दूंगा अभी कि नहीं ये इसका पेंट ठीक नहीं है, ये नहीं है, फैक्ट्री को पेंट कराओ, ये करो। तो बोले उनको टाइम लगेगा, तो तू आ जा, तो उसके बाद कर लेंगे। तो ऐसा हुआ फिर। तो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू रुदाली। और रुदाली के भी किस्से हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। आपने अभी अपने वो गाना भी सुना, दिल होम होम करें। जी जी। तो वहाँ एक्चुअली एक दिन ऐसा हो गया कि हमारे राज बब्बर साहब उस टाइम MP भी थे। तो हम जैसलमेर में शूट कर रहे थे, तो उनको कुछ दिल्ली से कॉल आ गया कि उनको जाना है। तो हम ये गाना शूट करने के लिए प्लान कर चुके थे, रात का शूट था। जब हम वहाँ लोकेशन पे जा रहे थे तो राज बब्बर साहब ने डायरेक्टर को बोला कि भाई मेरे को तो सुबह जाना है, मेरा दिल्ली जाने का प्रोग्राम है। तो डायरेक्टर भी थोड़ी परेशान होगी कि यार क्या किया जाए अभी, यार ये तो गाना शूट करना है, डांस डायरेक्टर बॉम्बे से आए हैं स्पेशल। तो एनीवे उन्होंने कहा चलो वो तो सुबह फ्लाइट है, आपको जाना है। तो एक्चुअली फ्लाइट जैसलमेर से होती नहीं थी, वो जोधपुर से जाना पड़ता था। तो वो 4 साढ़े 4 घंटे का पहले ड्राइव होता था, फिर सुबह सुबह कुछ 6:30 बजे की फ्लाइट थी। तो उसने बोला नहीं मेरे को तो रात को निकलना पड़ेगा। ओहो। और हम शूट भी कर रहे थे जैसलमेर से थोड़ा बाहर। ओके। एक वहाँ पे एक वो रूइंड काइंड ऑफ ए विलेज है, कुलधारा, वहाँ पे शूट कर रहे थे हम। जी जी। तो फिर हमने कहा कि चलो जितने शॉट्स कर लेते हैं, आप जितना कर लेते हैं तो कर लेते हैं, चलो ठीक है जी। होता क्या है, क्योंकि नाइट का सीन था, तो जब तक नाइट नहीं होती आप शूट नहीं कर सकते हैं। तो जब तक अंधेरा अंधेरा हुआ तो कुछ हम 3 ही शॉट ले पाए और वो राज बब्बर साहब चले गए। अब हम बैठ गए, अभी यूनिट को बोला चलो भाई अब खाना वाना खाओ, जाएंगे अभी, क्या करेंगे। और बैठे हुए थे हम, तो इतने में वो अभी वो जो हमारे डांस डायरेक्टर थे वो थोड़े परेशान थे क्योंकि वो स्पेशली आए थे इसके लिए। तो बोले तो गाना पूरा नहीं हुआ तो मेरे को फिर दोबारा आना पड़ेगा। तो हम ऐसे ही बैठे, चाय वाय बन रही थी। तो एक हमारा एक लाइट होता है जिसको हम स्काई पैन बोलते हैं। इट्स अ बिग लाइट, इज बेसिकली वो थोड़ा फ्लड लाइट की तरह लोकेशन पे ऑन करके रखा हुआ था। एक स्पॉट बॉय चाय वाला वो लेके सामने से गुजरा और वहां से एक वो शेडो से निकली उसकी। तो मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार एक काम क्यों नहीं करते अभी। मैंने कहा हमने इस्टेब्लिश तो कर ही दिया इनको, 3 शॉट हो गए हमारे, दोनों के कंबाइंड शॉट भी हो गया, डिम्पल का भी। तो इसको थोड़ा सा अगर शेडो प्ले कर ले तो कैसा रहेगा। तो मैंने जाके डायरेक्टर साहब को बोला, मैंने कहा देखो कल्पना ऐसा है
हमारे पास ये है, एक असिस्टेंट को उनके कपड़े हैं, वो कपड़े भी उनके वो पगड़ी वाले थे। बिल्कुल। तो ऐसा हो जाएगा उसको? तो बोले वो पॉसिबल है। मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं है। मैंने कहा डांस डायरेक्टर से बात करो, वो अपना मूवमेंट उस हिसाब से बना लेंगे। डांस डायरेक्टर को बोला, वो तो जंप्ड ऑन द आइडिया, उसको लगा कि चलो यार मेरा तो काम भी खत्म हो जाएगा और आइडिया भी अच्छा। तो हमने वो पूरा गाना शैडो पर किया, शैडो के ऊपर किया है कि वो शैडो इज गोइंग एंड डिम्पल इज फॉलोइंग, ऐसे करके हमने वो गाना कंप्लीट किया। और गुलजार साहब ने क्या लिखा? अरे बहुत अच्छा, गजब गाना, बहुत अच्छा गाना है। तो ये सुनने के बाद इस गाने को देखने का आनंद और बढ़ जाएगा। जितने लोग हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उनको लगेगा कि ये तो एक अलग तरह की क्रिएटिविटी, जहां पर एक एक्टर उपलब्ध नहीं है तो मौजूदा रिसोर्सेज से कैसे काम चलाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बाद में इनफैक्ट राज बब्बर साहब नाराज भी हुए थोड़े, तुमने कैसे कर लिया, बोले यार तुम तो चीट हो। राज बब्बर के साथ और भी फिल्में की हैं आपने? हाँ, एक फिल्म में मैं पहले किया था, वो असिस्टेंट था उसमें मैं। अच्छा। वारिस में। हाँ, वारिस में मैं असिस्टेंट था मनमोहन सिंह का। हाँ, तो वहां पे उनका एक शेड्यूल जो था वो हमने किया था उसमें जी। और मनमोहन सिंह ने उस फिल्म के गाने भी गाए थे। उसमें गाने भी गाए उनका। तो मनमोहन सिंह आपके एक गुरु रहे, जैसा कि आपने जिक्र किया है इस कार्यक्रम के पीछे के एपिसोड्स में। एक गुरु के तौर पर, एक सिनेमेटोग्राफर गुरु के तौर पर मनमोहन सिंह से सबसे बड़ी बात क्या सीखी आपने? बहुत काम आदमी है, बिल्कुल काम, टेम्पर बिल्कुल लूज नहीं करते हैं। हाँ हाँ हाँ। और काम से काम रखते हैं। जबकि फिल्म मेकिंग बहुत बदहवासी वाला काम है। काम से काम रखते हैं जी, और बड़े प्यार से काम करते हैं। अच्छा। और उनका एक बिल्कुल तरीका है काम करने का। तो अपना चुपके से अपना हो जाएगा, कुछ भी हो, इधर उधर कुछ भी हो रहा हो, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तो उनको तो ऐसा, उनका गाने का उनको इतना शौक है। हाँ हाँ। जब अपनी लाइटिंग हो जाती है और हम वेट कर रहे हैं कि आर्टिस्ट आने वाले हैं या कुछ डिस्कशन हो रहा है दूसरा डायरेक्टर के साथ में, हाँ, वो अपना बैठ के अपना गाना गुनगुनाते रहते हैं। क्या बात है। बिल्कुल, वो कैमरा के साथ में बैठ के गाना गुनगुनाते रहते हैं। उनको गाने का इतना शौक है। हाँ, इसीलिए फिर बाद में उन्होंने कुछ प्लेबैक भी किया। यस। तो वारिस फिल्म की बात चल रही है, तो वारिस का एक गाना, उनका गाया हुआ गाना सुन। बिल्कुल जरूर हो जाए। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम,
भी मुझसे रहा नहीं जाए दिन तेरे, एक पल भी मुझसे रहा नहीं जाए, ये दूर दूर रहना, ये दूर दूर रहना अब सहा नहीं जाए। तेरे प्यार भरी बाहों में ही निकलेगा दम, तेरे प्यार भरी बाहों में ही निकलेगा दम, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। एक छोटा सा घर हो, रहे दोनों वहाँ, जहाँ प्यार से मिले ये धरती आसमां। एक छोटा सा घर हो, एक छोटा सा घर हो, रहे दोनों वहाँ, जहाँ प्यार से मिले ये धरती आसमां। टूट जाए ना कहीं मेरे प्यार का भरम, टूट जाए ना कहीं मेरे प्यार का भरम। तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। तेरी खुशी से है खुशी, तेरे गम से है गम, तेरी खुशी से है खुशी, तेरे गम से है गम। तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। जरा सोचिए कि ये फिल्म इंडस्ट्री की कितनी अजब लीला है कि एक सिनेमेटोग्राफर सिंगर भी बन जाता है, एक सिनेमेटोग्राफर डायरेक्टर बन जाता है, एक एक्टर डायरेक्टर बन जाता है, एक लिरिसिस्ट डायरेक्टर बन जाता है, एक डायरेक्टर लिरिसिस्ट बन जाता है। तो क्या आपने तो बताया कि आपने अपनी डिप्लोमा फिल्म जो है वो डायरेक्ट की थी, तो डायरेक्ट करने में क्यों देरी हो रही है? अभी देरी नहीं हो रही है। अभी इनफैक्ट मेरा एक फिल्म लाइन अप है। मैं ऑलरेडी 2 फिल्मों में एज एसोसिएट डायरेक्टर काम कर चुका हूँ। जी जी। एक रोड टू संगम है और एक अभी फिल्म रिलीज होने वाली शहर। जी। इन दोनों फिल्मों में मैं एसोसिएट डायरेक्टर रहा हूँ और अभी मैंने एक फिल्म लिखी है। जी जी। और वो फिल्म जो है वो मैं डायरेक्ट भी करूंगा, लिखा भी मैंने है और डीओपी भी मैं ही हूँ उसका। क्या बात है। तो होपफुली हम एक साथ कई भूमिकाएं हैं तो बस अभी हम वेट कर रहे थे लॉकडाउन का थोड़ा सा मामला ठंडा हो जाए तो हम जरा शूट करने के लिए तैयार हो जाएं। जी। तो वो रांची में शूट होगा फिल्म। ओके। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। ये जो डायरेक्शन का शौक रहा है, ये तो बहुत मतलब FTII के दिनों से रहा होगा आपको। हाँ, क्योंकि थोड़ा बहुत इनपुट तो हमको वहां से मिल ही गया था। थ्योरेटिकल जो इनपुट था वो हमने FTII में ले लिया था। उसके बाद में ओवर द पीरियड अलग अलग डायरेक्टरों के साथ काम करते हुए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी से सीखने को मिलता रहा है। तो उससे थोड़ा सा वो जो कहते हैं ना कि एक फिल्मी कीड़ा है अपने हर एक को, जी, डायरेक्शन का होता है, वो बहुत लोगों को होता है, तो मेरे में भी है वो। जी। तो अभी वो आहिस्ता आहिस्ता फुलफिल हो रहा है, तो होपफुली अभी ये जल्दी हो जाएगा। क्योंकि अभी क्या होता है, जैसे मैंने विनोद चोपड़ा के साथ काम किया, उनकी एक फिल्म थी करीब, उसमें मैं सेकंड यूनिट कर रहा था। हाँ हाँ। उनका काम करने का ढंग अलग है, तो उनसे मैंने कुछ सीखा। जी। फिर मैंने रमेश सिप्पी के 2 सीरियल किए। कौन कौन सी? एक था गाथा, विच वाज एक्चुअली ए पीरियड काइंड ऑफ ए थिंग। बिल्कुल। और दूसरा था किस्मत। जी। तो उनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि वो बहुत चैलेंजिंग मतलब डिमांडिंग आदमी है। उनका मैं आपको किस्सा बताता हूँ। एक बार हम शूट कर रहे थे, ये गाथा का ही है, वो पीरियड का थोड़ा सा उसमें लुक है, वो पार्टीशन के टाइम की कहानी है उसमें। तो हमारा सेट लगा हुआ था जहाँ पे एक वो पुराने ज़माने में वो
मच्छरदानी होती थी, वो बेड लगा हुआ है, मच्छरदानी लगी हुई है, और वो एक दादाजी हैं, उनकी बहू रात को उनको वो दूध लेके आती हैं, उनको देती हैं उनको। पहले तो किस्सा हो गया कि वो आए सेट पे तो उन्होंने देखा वो मच्छरदानी लगी हुई है जो, अब वो मच्छरदानी तो आजकल जो मिलती हैं वो प्लास्टिक की मिलती हैं, वही लगी हुई थी। तो पहले तो उन पे उन्होंने आर्ट डायरेक्टर को बुला के उनकी क्लास ले ली कि ये कौन से पीरियड का हम शूट कर रहे हैं। तो बताया कि तो 40s का है। तो बोले 40s में प्लास्टिक का कहाँ से होता था? तब तो था ही नहीं। तब तो था ही नहीं। है तो बोले नहीं, ये नहीं चलेगा। बोलेगा जब तक ये आएगा नहीं मैं शूट नहीं करूंगा। ओहो। तो हम बैठ गए। तो अब आर्ट डायरेक्टर भागे क्योंकि वो आसानी से मिलता नहीं है, वो कॉटन का जो पुराने ज़माने में हुआ करता था जी। तो किसी आदमी को दौड़ाया गया कि जाओ भैया तुम वो चोर बाजार है वहाँ पे जाके शायद देखो, वहाँ मिल जाएगा कहीं पे। अब चोर बाजार हम फिल्म सिटी में शूट कर रहे थे, चोर बाजार मोहम्मद अली रोड पे तो बहुत लंबा खीरा। तो हम बैठे हैं अभी, और वो अपना सीपी साहब अपना बैठ के बोले नहीं करूँगा नहीं मैं इसके बिना। तो चलो बैठे हुए थे हम। तो सडनली मेरे को ध्यान में आया कि हम हमारे कैमरा डिपार्टमेंट में हमारे पास एक कॉटन की जाली वाला एक वो हम रखते हैं, कपड़ा सा होता है, कपड़ा नहीं एक्चुअली से वी कॉल इट स्किमर। एक बड़ा सा होता है जहाँ पे हम अपना किसी विंडो से अगर लाइट ज़्यादा बाहर से आ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए हम वो लगा देते हैं। तो उसके थ्रू जब आती है लाइट तो वो थोड़ी कट के आती है, तो हमारे लिए वो अच्छा होता है, तो हम वो यूज़ करते हैं। और दोनों कलर के होते हैं, वाइट भी होता है ब्लैक भी होता है। तो मुझे मेरे ध्यान में आया, मैंने कहा वो कॉटन का ही है। तो मैंने आके उनको दिखाया सीपी साहब को। मैंने कहा सर ये ज़रा देखिए इसमें अगर कुछ हो सकता है तो उनको लगा हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, उसको बोले बनाओ। तो फिर आर्ट डायरेक्टर के जो होता है उनके वो जो दर्जी होते हैं वो भी सेट पे ही रहते हैं, क्योंकि वो पीरियड का हमारा प्रोग्राम था तो काफ़ी कुछ उनकी ज़रूरत पड़ती रहती थी। तो उनको फटाफट बोला गया कि चल भैया ये इसको ले और इसको सिल दे दूँ। तो उसने तो वो सिल दिया। उसके बाद में वो शुरू हुआ। चलो एक बार वो लग गया। अब उसके बाद मेरा चैलेंजिंग दूसरा काम शुरू हो गया। अब एक वो सीन था कि वो रात को लेके आती हैं, हाथ में उनके लालटेन है। अब होता क्या है, जो लालटेन वगैरह के सीन होते हैं तो हम लालटेन के अंदर एक छोटा सा बल्ब लगा देते हैं। ओके ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा वो लाइट का उसका वो उनके फेस पे भी उसको इफेक्ट मिले उसका। तो वो हमने लगा के रख दिया और हमने वो रिहर्सल हुए, 1-2 रिहर्सल हुए। तो सडनली सीपी साहब ने मुझे बोला धर्म जी ये जरा इसके चेहरे पे ना वो लो नहीं आ रही है, उसकी इफेक्ट नहीं आ रहा है लो का। लो होगी तो आएगी। अब मैं उनको कैसे समझाऊं कि भैया ये ओरिजिनल लो नहीं है, हमने तो बल्ब लगाया हुआ है अंदर। तो लेकिन उनको लगा कि उनको तो कहे कि नहीं यार कुछ कीजिए, हो सकता है कुछ करके देखिए ना। अब मैंने कहा चलो अब सोचेंगे अब क्या करें यार, मतलब ऐसा कभी हमको जहाँ यूजली ऐसे सीन होते थे हम हमेशा ऐसे कर लिया करते, तो कभी किसी ने ऐसा सोचा नहीं कि ये लो वाला उसका इफेक्ट। ये अभी तक किसी ने डिमांड नहीं किया था। तो ऐसे ही सेट पे मैंने देखा एक हुक्का रखा हुआ था, क्योंकि पीरियड का था, प्रॉपर्टीज पड़ी रहती हैं सेट पे। हुक्का रखा हुआ था, हुक्के के साथ में चेन लटकी हुई थी थोड़ी सी नीचे से। और मेरे को वहां से थोड़ा दिमाग में आया, मैंने कहा यार ये चेन का इस्तेमाल करते हैं। मैंने वो बुलाया उसको आर्ट डायरेक्टर को, मैंने बोला यार मेरे को इसका चेन का थोड़ा टुकड़ा काट के दो। उसने मुझे टुकड़ा काट के दिया और मैंने फिर वो हमारे पास एक ब्लू टैग करके चीज आती है जो जिसको किसी भी चीज को चिपकाना हो वो आराम से उसको वहां चिपका देती है। तो मैंने वो चेन को लेके वो बल्ब के सामने थोड़ा उसको लटका दिया। बस उसी से हमारा काम हो गया कि जब वो चल के आती थी तो ऑटोमेटिकली चेन हिलता था और उसके सामने बल्ब के सामने ही तो वो थोड़ा सा लो का इफेक्ट लहर आ जाती थी जी। तो वो उन्होंने देखा तो उन्होंने अप्रूव किया, हमने शॉट लिया। तो मतलब ये सब जो है ये डायरेक्शन की चीजें हैं, देखिए ये सब सीखने को मिला वहां से जी कि कोई चीज में कंप्रोमाइज नहीं करना। हाँ, और जो चाहिए आपको चाहिए। आपने कहा कि फिल्में जो हैं वो बहुत दिल से बनाई जाती हैं, तो ये सब दिल से किए जाने वाले काम हैं। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं सिप्पी साहब उस जमाने में हम दूसरे सीरियल करते थे, 2 दिन 2.5 दिन में एक एपिसोड खत्म हो जाता था जी। सिप्पी साहब के साथ 8 से 10 दिन लगते थे एक एपिसोड करने में। अच्छा, हर एक चीज, हाँ हर चीज के लिए। मैं आपको एक दिन और किस्सा बताऊं, ऐसे ही हुआ कि एक वो जब आते थे वहां से घर से तो जो सीन होते थे वो गाड़ी में पढ़ते हुए आते थे। तो वो सीन उन्होंने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है कि वो आता है कैरेक्टर रूम के अंदर और लाइट ऑन करता है और उसके बाद में जाके अपने कपड़े उतारता है और ये यहाँ पे टांगता है अपनी टोपी और वहां पे कोट। तो आए सेट पे तो सेट पे देखा कहीं कोई स्विच ही नहीं है। ओ तो बुलाया डायरेक्टर को कि बोले ये लाइटें जो लगी हैं घर के अंदर ये कैसे जलेंगी? बोले नहीं उनका कनेक्शन हो गया, वो हो जाती है, क्योंकि हम वो अपना कनेक्शन बाहर से कर लिया करते हैं उसका। तो बोले नहीं ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये लाइट ऑन करना होगा तो कैसे ऑन होगा? हाँ। तो बोले नहीं सर वो हमारे वो कैमरामैन है, वो अपना उनको बता दीजिए वो कर लेंगे। बोले नहीं मेरे को स्विच चाहिए, वो स्विच कहाँ है ऑन करने के लिए? तब उसको लगा कि अच्छा वो बेचारी हमारी वो लड़की थी, लड़की आर्ट डायरेक्टर थी हमारे नीतीश रॉय थे, उनकी बेटी थी, वो कर रही थी।
अब तब उसको झटका लगा कि अरे अब वो भी प्रॉब्लम कि अब वो साला पीरियड वाला है, अब कहाँ से आएगा, उनको वो पीतल का चाहिए। हाँ। तो फिर भगाया गया, फिर वो आदमी ढूंढ ढांड के कहीं से लाया, वो जब तक स्विच लगा तब तक शूट। ओ हो। मतलब ये कि वो जो पीरियड है, वो गुजरा हुआ समय, उसको निभाने के लिए हर मुमकिन कोशिश। बिल्कुल, मतलब एवरी प्रॉप, एवरीथिंग हैज टू बी ऑफ दैट पीरियड। आप कुछ ऐसा नहीं डाल सकते हैं, सही है, कि जो लगे कि ये तो आज के जमाने का है। जी बिल्कुल। तो इस तरह की मेहनत वो करते हैं अपने। जब आप कोई फिल्म देखते हैं तो दूसरे सिनेमेटोग्राफर्स का काम नजर आता है, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा हो कि क्या फैसिनेटिंग काम किया है और ये काश ये काम मैंने किया होता? बहुत बहुत जगह पे। कोई मिसालें बताइए। मेरे ही दोस्त हैं, संतोष शिवन की फिल्म है रोजा। जी। वो बॉम्बे में आए, उसका स्क्रीनिंग था, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार स्क्रीनिंग आ जाओ। मैं देखने गया, मैं हिल गया वो देख। जी, क्या काम था उसका, ब्यूटीफुल, ग्रेट वर्क। एंड ही इज नोन नाउ, ही इज नोन ऑल ओवर, आई मीन नॉट इवन इन इंडिया, इवन अब्रॉड। बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसे और दूसरे कई कैमरामैन हैं जी, अच्छा काम करते हैं। हमारे भी सुदीप चटर्जी हैं जो अपना भंसाली की फिल्में करते हैं, उनका काम देखिए जी, बहुत बढ़िया। इनफैक्ट मैं ही जूरी में था जब उनको हमने बेस्ट सिनेमाटोग्राफर का अवार्ड दिया था। क्या बात है, बहुत अच्छा काम है। देखिए क्या होता है ऐसी फिल्मों में, अगर आपको कैमरामैन को अपने रिसोर्सेज, टूल्स उसको नहीं मिलेंगे तो वो अच्छा काम नहीं कर पाता। तो अगर आपके पास प्रोड्यूसर ऐसा है जो आपको चाहिए आपको देगा, तो आप अच्छा काम कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। देखिए लाइटें वही हैं, सब कुछ वही है, सिर्फ क्रिएटिविटी जो है ना उसमें आदमी कैमरामैन का दिमाग चलता है, वहीं सिर्फ फर्क आता है। हर कैमरामैन अपने हिसाब से सोचता है और अपने हिसाब से करता है। क्या बात है। और वो डिपेंड करता है अगर किस तरह के सीन उसको मिलते हैं करने के लिए, उसमें बहुत डिपेंड करते हैं। किस तरह की लोकेशन मिलती है, किस तरह के सेट्स मिलते हैं। अभी आप देखिए अपना विनोद प्रधान ने किया था देवदास, वो सेट देखिए क्या कमाल है उस फिल्म में। अगर आप देखते हैं तो आपको उस फिल्म के सेट और कॉस्ट्यूम ही याद आते हैं। बिल्कुल भव्यता दिखती है, बिल्कुल जिस तरह से उसके गाने भी फिल्माए गए। बिल्कुल, और वो फिर वो कैमरामैन का काम ही है, कैमरामैन ने उसको निकाला है बाहर। बिल्कुल। तो दो फिल्मों का यहाँ जिक्र हुआ जो दूसरे सिनेमेटोग्राफर्स की हैं, जहाँ एक तरफ रोजा का जिक्र हुआ संतोष सिवन का, और दूसरी तरफ हमने विनोद प्रधान का जिक्र किया देवदास का। तो मुझे लगता है इनके बहाने इन दोनों में से कोई एक गाना सुन लें। रोजा का गाना कौन सा वाला? छोटी सी। सुनते हैं, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। आज तो ऐसे फूल बगिया में महके हैं जैसे बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरिया, झूम जाऊं मैं मन के बावरिया, अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने
आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। स्वर्ग सी धरती खिल रही जैसे, मेरा मन भी तो खिल रहा वैसे, कोयल की तरह गाने का अरमान, मछली की तरह मचलूं ये अरमान, जवानी है लाई रंगीन सपना, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। ये गाना हमने सुना, रहमान ने इस गाने के जरिए फिल्मी दुनिया में अपना कदम रखा था और आगे चल के उन्होंने म्यूजिक को पूरी तरह से बदल दिया था। म्यूजिक का शौक आपको बहुत पुराना रहा है और आपने कहा कि वो जो डायरियां होती थीं तो रेडियो पर आप पूरा लिखा करते थे, तो क्या कभी गुनगुनाने का शौक रहा? हाँ, उस जमाने में तो गुनगुनाया ही करते थे हम। अच्छा। हाँ, अभी तो हमारे गले वले के जवाब हो गए हैं। हमने इतने ठंडे पानी और वो ठंडे कर लिए हैं कि डॉक्टर ने हमें बोल दिया अभी जी कि भैया इसलिए मैंने अभी बर्फ हाथ लगाना छोड़ दिया। हाँ। बोले आपका वॉइस जो है वॉइस बॉक्स खराब हो जाएगा, आप छोड़ दीजिए अभी। अब तो अभी तो गाना वाना गुनगुनाना तो नहीं हो पाता है, लेकिन मैं आपको बताऊं वो उस समय हमारे जो म्यूजिक से कनेक्शन शुरू हुआ वो तो रेडियो से शुरू हुआ। अभी मुझे याद है, अभी उस जमाने में मैं अभी कुछ दिन पहले अपने एक दोस्त से बात कर रहा था कि एक प्रोग्राम आता था फौजी भाइयों के लिए। बिल्कुल, जयमाला अभी भी आता है वो प्रोग्राम। हाँ, विविध और भारती मैं से। उनसे यही बात कर रहा था, मैंने देखिए कमाल है, कम से कम 50-60 साल हो गए होंगे जी, वो प्रोग्राम अभी तक चला आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी भी पॉपुलर है, वो लोग सुनते हैं। वो मेरे दोस्त ने मुझे बोला, बोले मैं ऑफिस से चलता हूँ कभी कभी तो मैं अपना वही रेडियो पे सुनता हूँ। क्या बात तो है। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है यार। जी। तो उसके बाद में अभी मैं आपको, जैसे मैंने अभी वो बोलेरो का जिक्र किया था, उस फिल्म का जिक्र किया था, लेकिन अब मैं बोलेरो आपको म्यूजिक की बात बताता हूँ। जब हम इंस्टीट्यूट में आए तो इंस्टीट्यूट में हमारे क्योंकि इंटीग्रेटेड कोर्स है तो वहाँ पे म्यूजिक इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर स्टडी। उसमें इंडियन क्लासिकल भी आपको इनपुट्स दिए जाते हैं और वेस्टर्न क्लासिकल के भी। अब वेस्टर्न क्लासिकल, मैं एक आता हूँ छोटे शहर से, तो हमको तो पता ही नहीं था वेस्टर्न क्लासिकल चीज़ क्या होती है। जी जी। लेकिन अब वो क्लासें अटेंड करनी थी, तो हमारे एक बॉम्बे से ही, मुंबई आजकल जिसको कहते हैं, वो एक क्रिटिक्स थी और बड़ी फेमस फराह रुस्तम करके, उनके पास बहुत बड़ा कलेक्शन था वेस्टर्न म्यूजिक का और वो उस पर लेक्चर देती थी। वो हमारे लिए आई वहाँ, तो उन्होंने हमको बताया कि वेस्टर्न क्लासिकल में क्या क्या होता है। ये जो हम इंग्लिश गाने सुनते हैं वो अलग हैं, लेकिन वेस्टर्न क्लासिकल जो है बिल्कुल ही अलग है जी। जब मैंने वो सुना तो मैं तो बिल्कुल हिल गया, क्योंकि उसने अपने वो रिकॉर्ड लेके आई थी साथ में, उसने वो गाने बजाए और बताया, हर उसके नुआंसेस बताए कि क्रेसेंडो क्या होता है, एलेग्रो क्या होता है। तो ये सब जानने के बाद में मेरा इंटरेस्ट जो थोड़ा सा वो तब उसकी तरफ हो गया। और बड़े वो सूदिंग से होते हैं, और एक तो ये होता है कि बड़े लंबे लंबे पीस होते हैं, 15-15 मिनट का एक पीस, आप अलग लगा के बैठ जाइए और बहुत आराम से आपको शांति मिलती है उसमें। तो बोलेरो मैंने वहाँ उनके यहाँ सुना जी, और वही जुबिन मेहता का वर्जन उनके पास था। वो बिल्कुल लो लेवल से शुरू होता है जी, और एंड में जाके बिल्कुल क्रेसेंडो पे आता है। सही है। और बड़ा क्लाइमैक्स उसका कमाल का है वो। इनफैक्ट मेरी कॉलर ट्यून जो है मैंने वही रखी हुई है। अरे क्या बात है। और वो आप कभी सुनेंगे तो आप हिला देंगे आपको। मैं कभी कभी लाइटें बंद करके घर में बैठ के इस गाने को लगा के सुनता हूँ मैं।
और कमाल है वो पीस। क्या बात है, क्या बात है। तो ये संगीत से आपका रिश्ता है। हाँ। नए गानों में कभी कोई स्पार्क नजर आता है कुछ गानों में? हाँ, कुछ कुछ हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत कुछ बिगड़ गया है। अभी भी कुछ म्यूजिशियंस हैं जो अच्छा गाना बनाते हैं। त्रिवेदी साहब हैं जैसे, उनके बड़े अच्छे गाने आते हैं। कुछ लोग हैं अभी भी कर रहे हैं, लेकिन हाँ अभी कुछ वो, क्योंकि अभी क्या है ना, डिमांड वैसी हो गई है लोगों को। अभी देखिए गाने की लाइफ जो है ना, सिर्फ समझ लीजिए जब तक 2 हफ्ता 3 हफ्ता, जी, जब तक फिल्म का कुछ चल रहा है तो वो रहते हैं, उसके बाद में भूल जाते हैं लोग। लेकिन पुराने गानों को सुनिएगा, आज भी बरकरार हैं। बिल्कुल। मतलब वो, मैं, मेरी गाड़ी में तो वही चलता है। मैं अपनी गाड़ी में सीडी लगा के चलता हूँ, मेरे गाड़ा वही चलते हैं। अच्छा। पुराने गाने चलते रहते हैं। मैं यहाँ से पूना जाता हूँ, पूरे रास्ते में सिर्फ मेरी सीडीज चलती है पुराने गानों। क्या बात। और वहां फिर उसके साथ साथ मैं गाता ही रहता हूँ। मैं अकेला कभी कभी ड्राइव करता हूँ तो गाते हुए भी जाता हूँ। तो उन्हीं में से एक गाना सुना जाए यहाँ पर, चलिए, जो आपकी सीडी में, आपकी गाड़ी में बजते हैं। चलिए, तो मधुमती का एक गाना सुनते हैं। और मधुमती का कौन सा गाना? बिछुआ। मुझे अंदाजा था कि आपका यही गाना होगा। सुनते हैं। पापी बिछुआ बिछुआ, कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ। ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ। ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ। मंतर फेरूं कोमल काया, छोड़ के डारे छू जाने जाने जाने। पापी बिछुआ बिछुआ, कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ। ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ। ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ।
पापी बिछुआ बिछुआ कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ ओ दैया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ ओ दैया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ ओ हरे मर गई कोई उतारो बिछुआ ओ हरे मर गई कोई उतारो बिछुआ कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ ओ दैया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ ओ दैया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ ओ हरे मर गई कोई उतारो बिछुआ ओ हरे मर गई कोई उतारो बिछुआ एक से बढ़कर एक फिल्मों के आप सिनेमेटोग्राफर रहे हैं धर्म गुलाटी जी, लेकिन आपकी फिल्मोग्राफी का साइज इतना बड़ा क्यों नहीं? आप इतने चूजी क्यों रहे हैं? मेरा क्या है, मैं एक्चुअली चूजी इसलिए हूँ, मेरे को जब तक कहानी समझ में नहीं आती ना जी कि इस कहानी में कुछ करने के लिए है और ये फिल्म कहीं कुछ जाएगी, फेस्टिवल में जाएगी या कुछ अवार्ड लेने के काबिल होगी, मैं तभी करता हूँ। मैं तो कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर को मैं वापस भेज देता हूँ, उनको समझा भी देता हूँ। मैंने कहा भैया ये मत बनाओ, इसको इसमें कुछ नहीं होगा आपका। तो मेरा इसलिए इस वजह से ही है, मैं थोड़ा सा चूजी हूँ। और मुझे ये लगता है जब तक यार मुझे पैसे नहीं कमाने हैं, मेरा जब तक किचन चल रहा है आराम से, तो मुझे कुछ ये नहीं है, लोभ नहीं है कि ज्यादा पैसे मिलेंगे इसमें तो मैं ये फिल्म कर लेता हूँ। की है हमने कमर्शियल फिल्में, जैसे हिमालय पुत्र थी, वो भी कमर्शियल फिल्म थी, बहुत बड़ी कमर्शियल फिल्म थी वो तो। बिल्कुल। विनोद खन्ना ने अपने बेटे को लॉन्च किया था, हमने को 200 दिन फिल्म शूट किया हूँ। और काफी डिफिकल्ट लोकेशंस और वो सारी चीजें बहुत उसमें, मतलब मैं आपको किस्सा बताता हूँ। एक जगह पे उसमें एक रॉक क्लाइंबिंग का सीक्वेंस था, काफी चर्चित हुआ था वो, जिसमें वो एक पेंडुलम करके बोलते हैं, जो रॉक क्लाइंबर्स होते हैं उनका एक आइटम कहते हैं, जिसको पेंडुलम कहते हैं, कि वो अपना ऊपर से रस्सी से लटकते हैं बड़े बड़े पहाड़ों से, मतलब 1000 फीट नीचे, और ऊपर से लटक रहा है और वो पेंडुलम की तरह हिल रहा है, घूमते हैं वैसा। तो ये वो अक्षय खन्ना को करना था, तो मेरे को कैमरा लेके बिठा दिया गया ऊपर। अब मैं, आप सोचिएगा वो 1000 फीट ऊंचा पहाड़ है और मेरे लिए सिर्फ एक छोटी सी रॉक थी जहां पे मैं बैठने के लिए जगह थी मेरे पास, और दूसरा आदमी भी नहीं बैठ सकता, एक आदमी बैठ सकता है बस। तो अब वो जो रॉक क्लाइंबर एक्सपर्ट से हमारे साथ में, तो उन्होंने मेरे को एक हार्नेस बांधा, हार्नेस बांध के मेरे को वहां पहुंचाया, क्योंकि दे हेल्प मी, बिकॉज मैं अपने आप नहीं जा सकता था वहां पे। तो उन्होंने मेरे को अपना बताया कि कैसे आपको नीचे आना है, वो उनका एक वो काबिनार होता है, उसके साथ बता के उनको मेरे को वहां आया, मेरे हाथ में कैमरा दे दिया गया हैंड हेल्ड। ओहो। और बैटरी रखने को भी जगह नहीं है, बैटरी के अब मैं अपने नीचे रख के बैठा हूँ, उसके ऊपर ही बैठा हूँ बैटरी के ऊपर। तो ऐसा हालत था। अब मैं वहां बैठा हूँ कैमरा लेके, और ये इस पोजीशन में, विच वॉज वेरी अनकंफर्टेबल। और जब अब मैं रेडी हो गया तो मैंने उनको बताया कि चलो बुला लो अक्षय को। अब वो जो फाइट मास्टर थे उन्होंने बुलाया, वो नीचे थे, 1000 फीट नीचे बैठे हुए हैं, उनको बुला रहे हैं, आ जाओ ऊपर भाई। अब अक्षय क्योंकि पहली फिल्म थी उसकी, वो वेरी यंग है, आई थिंक 1920 और समथिंग, वो थोड़ा डर रहा था। तो फाइट मास्टर उनको बार बार बोल रहा है, अरे तू डर मत यार, तू आ जा, तेरे को मैं दिखाता हूँ, देख हमारे बच्चे करेंगे। तो उसने पहले अपने असिस्टेंट को बोला जा, तो उनके असिस्टेंट ने आके अपना वो हार्नेस बांध के आया, उसने वो पूरा का पूरा पेंडुलम करके दिखा दिया, 2-3 बार करके दिखा दिया। अब उसको बुला रहे हैं, वो अक्षय आने को तैयार नहीं है। अब क्योंकि ये बहुत खतरनाक मामला था। अब हालत ये होगी कि मेरे को जो है, मेरी टांगें जो हैं, मेरा वेस्ट के पास नमने शुरू हो गई। तो मैंने वो जो एक्सपर्ट था उसको मैंने बोला, मैंने कहा यार ये कुछ ऐसा हो रहा है। तो बोले आप रुको मैं आता हूँ। वो ऊपर से फिर नीचे आया, उसने देखा मेरे को बोलता है सर बस 5 मिनट का ही तो शॉट है ना, आप कर लीजिए, फिर देखते हैं नीचे। तो मैंने फिर फाइट मास्टर को बोला, मैंने बोला यार थोड़ा जल्दी करो यार, क्योंकि आई वाज फीलिंग रियली अनकंफर्टेबल। तब उसने थोड़ा सा झाड़ा उसको, अक्षय को, कि बेटा आएगा नहीं तो मैं कैंसिल कर दूंगा शूट। तब उसके वो विनोद खन्ना ने भी उसको थोड़ा कन्विंस किया कि जा बेटा कोई बात नहीं है, पहली फिल्म है, ऐसे करना पड़ता है, हमने बहुत किया है। तो वो ऊपर आए, तो उनके साथ वो सीन हमने वो शूट किया, इतना रिस्क उठाकर। हाँ, सीन खत्म होने के बाद में जब हम नीचे गए तो मुझे वो एक्सपर्ट था, हमको बता रहा है, बोले सर एक्चुअली गलती से आपको जो हार्नेस दे दिया गया वो गलत साइज का था, और आपका इसलिए ब्लड सर्कुलेशन रुक गया। अरे बाप रे। तो ये ऐसा भी होता है।
It was really risky because 1,000 feet down and you are not comfortable and you और don't know. ऊंचाई का भी अपना एक डर होता है। और ये बिल्कुल वो भी steep, आप बिल्कुल ऐसा था, वॉल था वो, बिल्कुल वॉल है। आप फिल्म देखेंगे आपको बिल्कुल दिखेगा दिखता वॉल है बिल्कुल वो। जी जी बिल्कुल दिखता है, और इक्विपमेंट के साथ इतनी ऊंचाई पर और हमारे cool कैमरे और का काम बने कैमरे का रहते भी वजन होता है। और बड़ा मैं डिफिकल्ट रहा हाथ होगा। में पकड़ के बैठा हूँ उसको मैं। जी जी जी। उसी फिल्म में एक और किस्सा भी था, उसमें भी दूसरा हो गया। हाँ। उसमें हमने एक स्टैचू लगाया था 40 फीट ऊंचा, जो फाइबर ग्लास का बना था शिवाजी का। वो हमने पहाड़ों पे ऊपर ले जाके बहुत अच्छी लोकेशन पे हमने वो लगाया उसको। अब उसमें भी एक सीक्वेंस था कि अभी वो पहली बार जब वो अक्षय उसके आता है वहां पे, तो मेरे को एक शॉट लेना था फोरग्राउंड में उसको रख के। विष्णु के अपना उनका वो त्रिशूल है और ये है, और वो सामने से अक्षय आ रहा है। अब वो सर्दियों का टाइम था, अब मेरे को ऊपर चढ़ाना था। अब मैं, शिव जी की मूर्ति है तो मैं जूता नहीं पहन सकता, मैं नंगे पांव ऊपर गया। अब ऊपर जाने के बाद पता लगा क्योंकि वो फाइबर ग्लास का बना है, इट वाज लाइक फ्रीजिंग कोल्ड, वो तो बर्फ बना हुआ था। बाप रे। और मैं वहां खड़ा हूं अब नंगे पांव, और मेरी हालत खराब हो रही है। और उसमें टेक पे टेक हो रहे हैं, कभी 2 टेक कभी 3 टेक, बोले चलिए एक और टेक एक और टेक। और मैं मतलब सोचिएगा वो उसमें भी कैमरा हाथ में, कैमरा हाथ में है, पांव ठंडे हैं बिल्कुल, और मैं शूट किए जा रहा हूँ। काफी चैलेंजेस होते हैं। हाँ हाँ, फिल्म मेकिंग में अब लोगों को एक्चुअली स्क्रीन पे समझ में नहीं आता है जी कि शॉट कैसे लिया गया होगा, उसके पीछे की कहानियां बहुत होती हैं, बिल्कुल। बहुत बड़ी बड़ी कहानियां होती हैं। जब आपने शुरू किया था तब और तब से लेकर आज टेक्नोलॉजी बहुत सारी बदल गई है। सिंगल स्क्रीन थिएटर की जगह मल्टीप्लेक्स आ गए, कैमरे बदल गए, सिनेमा भी बदल गया। जहां पहले आप कैमरे में से देखा करते थे, मॉनिटर्स आ गए और उसके बाद कंप्यूटर आ गया। सिनेमेटोग्राफी की दुनिया में बुनियादी तौर पर क्या बदलाव आप देखते हैं? बहुत कुछ बदल गया एक्चुअली। जी एक्चुअली फिल्म पे जब हम शूट करते थे तो थोड़ा सा आसान होता था। जी मतलब आपको फिल्म रोल अंदर फिल्म में डालना है कैमरा के अंदर, और आपको शूट करना है। आजकल की डिजिटल टेक्नोलॉजी में उन्होंने इतने ऑप्शंस दे दिए हैं कैमरा में कि आप जब कैमरा शूट करने के लिए सेटअप करना पड़ता है कैमरे को, उसमें कम से कम 20 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको जो आपको सेट करने हैं। तो यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ, बिल्कुल, क्योंकि आप अगर ये सब नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। सही बात है। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी में ये बहुत, और उसके बाद में अब ये हो रहा है टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बदल ही रही है। जैसे फिल्म में क्या होता था, फिल्म का एक लैटिट्यूड होता था। लैटिट्यूड जो हम कहते हैं वो होता है कि एक फिल्म का टॉलरेंस क्या है, एक कितना जो रेंज है ब्राइटनेस का वो उसको कवर कर लेगा। हमारी टेक्निकल भाषा में बोलते थे कि वो कि 7 स्टॉप का एक टॉलरेंस होता था फिल्म में। तो जब डिजिटल आया, अब डिजिटल को कुछ ना कुछ तो बेहतर देना ही था, तभी तो लोग डिजिटल पे शिफ्ट करेंगे। तो इन्होंने वो बोलना शुरू कर दिया कि नहीं जी वो 7 स्टॉप तो छोड़िए, तो 10 स्टॉप दे रहा है। अब वो 10 की जगह अभी रोज कुछ ना कुछ 2K हुआ, फिर 4K हुआ, 6K 8K 12K की बात हो रही है अभी। जी तो वो जो टॉलरेंस जो था वो अभी बदल गया, उसको हम डिजिटल की भाषा में बोलते हैं HDR, इसको हाई डायनेमिक रेंज। जी तो वो हाई डायनेमिक रेंज जो है अभी 15 स्टॉप का हो गया है। जी बिल्कुल। और हर कंपनी के कैमरे का भी अलग अलग है। अगर आप एलेक्सा पे कर रहे हैं उसका अलग है, रेड का अलग है, ब्लैक मैजिक का अलग है। तो कोई भी कैमरा लेंगे तो उसको पहले आपको टेस्ट करना है सही बात है कि भैया इसका क्या HDR है, क्योंकि आपको लाइटिंग फिर उसके हिसाब से करनी है। तो ये सब कुछ बदल गया है। अपने आप को लगातार अपग्रेड करते रहना बिल्कुल, पड़ता है। डे टू डे। अभी तो क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी भी इवॉल्व हो रही है, बहुत कुछ आ रहा है अभी। मतलब पोस्ट प्रोडक्शन में पहले जब हम करते थे कलर करेक्शन तो हमारे पास ज्यादा चॉइस नहीं होती थी। हम एक लिमिटेड लेवल तक अपना उसको, अगर कुछ फिल्म में कुछ गड़बड़ हो गया तो उसको थोड़ा बहुत हम करेक्ट कर लेते थे वहां। आज के जमाने में तो आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, बटन पे है सब कुछ। सही है। आप देखेंगे आपकी शर्ट का कलर चेंज करना है, आपकी शर्ट का कलर भी चेंज कर देंगे हम। सही है सही है। आपके मुंह से चश्मा हटाना है तो चश्मा भी हटा देंगे वहां पोस्ट में। जी तो ये सब होता है आजकल जी। तो ये टेक्नोलॉजी है। और आपको अगर ये सब पता नहीं होगा और कि पोस्ट में आप क्या क्या कर सकते हैं, तो शूटिंग में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमको पता होता है यार ये पोस्ट में पॉसिबल है, तो चलो ये वहां कर लूंगा मैं, मेरे को यहाँ टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है यहाँ। तो ये सब चीजें आ गई हैं। जी बिल्कुल। हम पुराने जमाने और नए जमाने की बात कर रहे हैं, तो अब आप बताइए कि किस जमाने का गाना यहाँ पर सुनाया जाए? चलिए आज के जमाने का कुछ गाना सुन लेते हैं। बताइए कौन सा? मोह मोह के धागे।
है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहाई सुलझे। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। कैसे तूने अनकहा, तूने अनकहा सब सुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू दिन सा है मेरा दीवाना, दोनों मिल जाए शामों की तरह। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं, कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं। आँखों से तेरे सच सभी सब कुछ अभी जान लूं, कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं। तेज है धारा बहते से हम आवारा, आथम के सांसें ले यहाँ। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। धर्म गुलाटी जी से बातें हो रही हैं, जाने माने सिनेमेटोग्राफर हैं और वो अपनी जिंदगी की यात्रा के बारे में हमें बता रहे हैं। बहुत सारी फिल्मों की बातें की, आपकी एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म रही है रोड टू संगम। ये फिल्म कैसे आपने की थी, इसके बारे में बताइए। हाँ, उसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। इनफैक्ट ये है एक्चुअली इट्स बेस्ड ऑन सम ट्रू इंसिडेंट। हुआ यूं कि जब महात्मा गांधी की डेथ हुई थी तो उनके जो एशेस थे जी, उनको कुछ आई थिंक 18 या 20 आंस के अंदर उनको डिवाइड किया गया था जी, और हर स्टेट में भेज दिया गया था कि वहां जाके उनको आप इसको विसर्जन कर दीजिए इनका। जी जी। ये बात हुई 1948 की। कट टू आई थिंक इट वाज सम 90 के आसपास कहीं उड़ीसा में कटक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक ब्रांच में
एक लॉकर था जो सालों से बंद पड़ा हुआ था जी। तो वहाँ पे कोई एक नए मैनेजर जब आए तो उन्होंने अपना रिकॉर्ड्स देखे तो उनको लगा यार ये तो कोई ऑपरेट ही नहीं कर रहा है, कब से पड़ा हुआ है, तो इसको बताया जाए इनको। तो उन्होंने वो चिट्ठी विट्ठी लिखी उनके जिसके नाम पे था, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो उन्होंने उनके घर पे आदमी भेजा, उन्होंने बोला कि यहाँ तो इस नाम का कोई आदमी नहीं रहता है। तब वो मैनेजर साहब ने बोला अब क्या किया जाए, अब वो लॉकर है, अब किसी को मालूम नहीं अंदर क्या पड़ा हुआ है, हो सकता है वैल्यूएबल्स हो, कुछ ज्वेलरी हो, क्या हो। उन्होंने अपने हेड ऑफिस को लिख दिया कि सर ऐसा ऐसा केस है, तो क्या किया जाए। तो हेड ऑफिस ने बोला कि आप एक काम कीजिए, एक पुलिस को बुलाइए और पुलिस के सामने एक पंचनामा करके जो भी सामान निकलता है उसका एक कर दीजिए, उसको ट्रेजरी में जमा करवा दीजिए। तो ये उन्होंने जब बुलाया पुलिस को, खोला गया, उसमें से निकला एक बॉक्स और बॉक्स के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सील थी और उस पर लिखा हुआ था कि ये महात्मा गांधी की एशेज है अंदर। ओ हो। तब थोड़ा सा मामला बदल गया हो। तब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताया गया कि भाई ये तो महात्मा गांधी की एशेज मिली हैं। तब तक ये बात खबर फैल गई थी, न्यूज़पेपर में भी आ गई। तो जो महात्मा गांधी के ग्रैंडसन हैं, उन्होंने जब खबर पड़ी तो उनको बोला कि भैया ये तो हमको दे दो, तो हमारा फैमिली का मामला है। तो गवर्नमेंट ने पहले मना कर दिया कि नहीं जी आपको नहीं देंगे हम। उनको तो सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट से वो परमिशन लेके आए कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमको मिलनी चाहिए। तो अल्टीमेटली उनको दिया गया और उन्होंने जाके विसर्जन किया था। दिस वाज अ रियल स्टोरी। अच्छा। अब उसके बाद में ये हमारे जो डायरेक्टर थे, इन्होंने जब ये खबर पढ़ी थी, सिर्फ खबर उसने न्यूज़पेपर में इतनी पढ़ी थी कि ये एशेस मिली हैं उसमें, तो ही थॉट ऑफ सम आइडिया कि यार इस पे फिल्म बन सकती है। तो वो रिसर्च करने गए, वो इलाहाबाद चले गए और वहाँ पे उनका एक म्यूजियम है महात्मा गांधी का। उनको लगा वहाँ से कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वहाँ जाके उसने देखा कि एक ट्रक खड़ा हुआ है, उसके लिए अलग से रूम है, बड़ा अच्छा ट्रक है, उसको रखा हुआ है। तो उन्होंने पूछा ये क्या है, तो उसको पता लगा उसमें कि जो महात्मा गांधी की जब अस्थियां थी पहली बार विसर्जन के लिए, वो इसी ट्रक पे रख के इनको संगम में लेके जाके विसर्जन किया गया था। अब इसको लड़के को थोड़ा सा स्ट्राइक किया गया, यार ये तो कहानी बन सकती है। तो उसने इन दोनों को मिला के एक बहुत अच्छी कहानी जोड़ ली और वो कहानी है ये रोड टू संगम। क्या बात है। और आप देखेंगे तो आपको अभी आती है, OTT पे है, आप जाके देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी फिल्म। जी, आपके लिए कितना चैलेंजिंग था इस फिल्म को करना? बहुत काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि एक तो क्या होता है ना इन शहरों में, एक तो जहाँ हमारे लोकेशन थे, छोटी छोटी गलियाँ थी जहाँ पे हमारा जनरेटर तक नहीं जा सकता, लाइट की प्रॉब्लम है, कैसे ले जाएंगे। तो हमको पता नहीं 200 मीटर 300 मीटर लंबी केबल लेके जानी पड़ी वहाँ तक। और फिर वहाँ क्राउड का बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम तो बीच बाजार में शूट कर रहे थे। क्राउड को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, पुलिस भी नहीं कर पाती। हमारे पास पुलिस होती थी लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाते थे। जी जी। तो समहाउ हमने मतलब मैनेज किया, प्यार से बात करके, कुछ करके, अपने असिस्टेंटों को बोला भाई तुम जरा खड़े हो जाओ बाहर और सबको रोको। तो ऐसे करके पूरा हमने वो मैनेज किया। इट वॉज टफ, इट वॉज रियली टफ, बट लेकिन वही होता है जब मुश्किलों में आप आदमी अच्छी फिल्म बनाता है तो आपको मज़ा थोड़ा ज़्यादा आता है। बिल्कुल सही है। आपने फीचर फिल्मों के अलावा बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज और सीरियल्स शूट किए हैं। हमने सीरियल्स की तो बातें की, लेकिन डॉक्यूमेंट्रीज की बातें अभी तक नहीं हुई हैं, तो उनके बारे में बताइए। हाँ, एक डॉक्यूमेंट्रीज मैं आपको एक बताता हूँ। एक हमने फिल्म शूट किया था जमशेदपुर रांची के पास। जी। वो फिल्म था एक्चुअली एक डैम बन रहा था उसके बारे में, कि वो ट्राइबल्स लोगों को हटा के वहाँ पे कुछ डैम आने वाला था वो। तो जब हम वहाँ गए शूट करने, हमारे पास वहाँ एक लोकल एक्टिविस्ट था जो हमारा कोऑर्डिनेटर भी था, जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह थी, वही हमारी हेल्प कर रहा था। तो वो हमको लेके वो एग्जैक्ट लोकेशन पे गया जहाँ पे हमको ये डैम आने वाला है। जी। तो हम वहाँ उनको बिठा के उनका इंटरव्यू ले रहे। जब मैं इंटरव्यू ले रहा था तो कैमरा के अंदर से जब मैं देख रहा हूँ तो पीछे से देखा, उनके पीछे से 10-15 लोग लाठी, कुल्हाड़ी, पत्थर ये सब लेके जी एंटर हो रहे हैं। तो मैंने कैमरा कट किया, मैंने डायरेक्टर को बोला, मैंने कहा देखो यार पीछे देखो क्या हो रहा है। तो इतने में जब तक वो आए तो वो तो चिल्लाते हुए हम पे ऐसे जैसे अटैक करने आए। तो वो जो कोऑर्डिनेटर थे हमारे, उन्होंने, क्योंकि वो लोकल थे, उनकी वो भाषा भी जानते थे, तो उन्होंने उनकी लैंग्वेज में उनको समझा दिया कि भाई ये कुछ बात नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये हमारे लिए ये फिल्म बन रही है, तो आप जाके बैठो गांव में, हम आपसे मिलते हैं, हमको हमारा काम करने दो। तो उनको उन्होंने कन्विंस कराया और हम अपना काम खत्म किए वहाँ पे। क्या बात है। हम काम खत्म करके जब वापस जा रहे थे तो गांव के बाहर पूरा का पूरा गांव इकट्ठा था, हमारा वेट कर रहा था। ओहो। और सबके हाथ में कुछ ना कुछ हथियार बाजू में रखा हुआ। खतरनाक है। हाँ, तो हमें समझ में आ गया कि भैया ये थोड़ा मामला गड़बड़ है। एनीवे हम उतरे वहाँ पे, उनसे बात की, तो हमारे जो कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने उनको समझाया कि फिल्म का सब्जेक्ट क्या है। तो उनको तो खैर वो यकीन जैसे नहीं होता है वो नहीं हुआ। तो उनका एक लीडर था तो वो चिल्लाने लगा और बोलने लगा। तो हमने उसको फिर रोका, हमने बोला देखो रुको एक मिनट, तुम जो भी कहना चाहते हो तो कैमरा पे कहो। तो हमने कैमरा फिर निकाला गाड़ी में से
और उसका वो पूरा इंटरव्यू दोबारा से हमने वो शूट किया वहाँ। तो उसके बाद में अब जब हम जाने लगे, अब वो फिर हमको बोल रहे हैं कि इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं आप। उनको फिर शक हो गया कि भाग रहे हैं यहाँ से हम। हमने फिर उनको समझाया, भाई हम सुबह से खाना नहीं खाए हैं, 4 बज चुके हैं, हमको जाके कहीं खाना खाना है। तब जाके उन्होंने हमको छोड़ा हो। अच्छा। और अल्टीमेटली ये देखिए, इतना सब कुछ करने के बाद में अल्टीमेटली उस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला बेस्ट एनवायरमेंटल फिल्म का। क्या बात है। तो ये मेहनत इस तरह से रंग लाती है। बिल्कुल। और इतनी कोशिशें शूटिंग के दौरान करनी पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल। सिनेमेटोग्राफी की दुनिया में जो नए बच्चे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? गुरु मंत्र गुरु मंत्र यही है कि आप करो, जो भी काम सीखना है सीखो और दिल से सीखो जी। शॉर्टकट नहीं लेना। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को समझो, उसको इस्तेमाल करो। टेक्नोलॉजी आजकल काफ़ी फ्रेंडली है, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। तो आप उसको लेके आप आराम से काम कीजिएगा और दिल से काम करेंगे तो काम हमेशा अच्छा होगा। जी, ये मेरा मैसेज रहेगा। बहुत सही है। धर्म गुलाटी जी, बहुत सारी बातें हुई और आपकी पूरी फिल्म यात्रा के बारे में, आपकी ज़िंदगी की यात्रा के बारे में। सबसे अच्छी मुलाकातें वो होती हैं जिनमें आगे और बातचीत की गुंजाइश जारी रहे। तो आगे और बातचीत की गुंजाइश रखते हुए हम इस प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं। उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में आपके साथ जो आपकी यादों के उजाले आपने बांटे हैं, इसके लिए विविध भारती परिवार आपका शुक्रगुजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच, इट्स माय प्लेजर ऑल्सो। अभी आप सुन रहे थे सिनेमेटोग्राफर धर्म गुलाटी से यूनुस खान की बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहयोग था विनायक तड़वलकर का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। उजाले उनकी यादों की।